प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एक रिपोर्टाज कह सकते हैं, लिखा हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, जिनका जन्म बिहार के औराही हिंगना नामक गांव में, जिला पूर्णिया, जो वर्तमान में अररिया में पड़ता है, 1921 ईस्वी में हुआ था और 11 अप्रैल 1977 में उनका निधन हुआ। उनकी रचना है उतरी स्वप्न परी हरि क्रांति। उतरी स्वप्न परी हरि क्रांति। उतरी स्वप्न परी हरि क्रांति में उन्होंने कहा है कि कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में जब भी कुछ कहने या लिखने बैठता हूँ, बात हद तक व्यक्तिगत हो जाती है। कवि कहते हैं कि ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि कोसी हमारे नदी ही नहीं, माई भी है। कवि ने कहा है कि पुण्य सलीला छिन्नमस्ता भीमा भयानका भी प्रभावती कोसी मैया। हम कोसी के उस अंचल के वासी हैं जिसे होकर करीब 300-400 वर्ष पहले कोसी बहा करते थे। और यह तो सर्वविदित है कि कोसी जिधर से गुजरती धरती बांझ हो जाती, सोना उपजाने वाली काली मिट्टी सफ़ेद बालूचरों में बदल जाती है। लाखों एकड़ बंध्या धरती उत्तर नेपाल की तराई से होकर दक्षिण गंगा के किनारे तक फैली पड़ती के नक्शे को 2 असम भागों में बांटती हुई, इस पड़ती के उदास और मनहूस बादामी रंग को बचपन से ही देखता आया हूँ। दूर तक फैली साकार उदासी। कवि कहते हैं कि जिस पर बरसात के मौसम में क्षणिक आशा की तरह कुछ दिनों के लिए हरियाली छा जाती, वरना 12 महीने दिन रात सुबह शाम धूसर और वीरान और इस मरी हुई मिट्टी पर बसे हुए इंसान। कवि आगे कहते हैं कि मलेरिया और कालाजार से जर्जर शरीर, रक्त मांसहीन चलते फिरते नरकंकालों के समूह, जिनकी जिंदगी में न कहीं रस और न कोई रंग, रोने और कराहने के सिवा कुछ और नहीं जानते थे, न हंसना न मुस्कुराना, जिनके चेहरों पर हमेशा आतंक की रेखाएं छाई रहती और आंखों में दुनिया भर की उदासी। कवि कहते हैं कि ऐसी आंखों में रंगीन और सुनहले सपने कैसे पल सकते हैं। आगे कवि ने कहा है कि बचपन के उन दिनों की याद आती है। हर साल हमारे 1 दर्जन साथी हमजोली हमसे बिछड़ जाते, हमारा साथ पढ़ने वाला, साथ खेलने वाला, और हर एक ऐसे मौके पर हमें यह एहसास होता, शायद अगले साल हम भी ना रहेंगे, शायद अगले साल हम भी नहीं रहेंगे। अगले साल के अगले महीने या दूसरे ही दिन अथवा घड़ी भर में घड़ा फूट जा सकता है। हम मैले ग्नैंड मलेरिया में मरते हुए लोगों को देखा था, 1.5 घंटे में ही मृत्यु। आगे कवि ने कहा है, किंतु विधाता की सृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह निराशा के घोर अंधकार में भी नन्ही आशा का टिमटिमाता हुआ दीप लेकर आगे बढ़ता रहा है, अंधकार से लड़ता रहा है। कवि आगे कहते हैं कि मैंने शुरू में ही कह दिया है कि कोसी के किसी अंचल पर कुछ कहते समय मेरी बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाया करती है। कवि आगे कहते हैं कि आज ही नहीं 20-25 वर्षों पहले से ही याद है, 20-22 साल पहले डायन कोसी शीर्षक से मेरा एक रिपोर्टाज जनता में प्रकाशित हुआ था। आगे कवि कहते हैं कि जिसका अंत आशा भरे इन शब्दों में हुआ था, पड़ती के दिन फिरेंगे, पड़ती के दिन फिरेंगे, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैल जाएंगे। आगे कवि कहते हैं, इस रिपोर्टाज ने मेरे दोस्तों को एक मसला दिया। वे अक्सर मुझे चिढ़ाने के लिए कहा करते, क्यों आपके प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैल गए क्या?
जनाब, आपके सुनहले सपनों के अंडे कब फूटेंगे? सोने की चिड़ियाँ कब चहचहाएंगी? मैं पहले थोड़ा अप्रतिभ हो जाता, फिर हंसकर दृढ़तापूर्वक जवाब देता, आज़ादी कोई पहली सुबह। कवि कहते हैं, आज़ादी के बाद इसी अंचल की पृष्ठभूमि में मेरा पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ, जिसका एक प्रमुख पात्र जो मलेरिया और काला जार उन्मूलन में लगा हुआ है, इसी इलाके से अपने एक प्रियजन को पत्र लिखता है। यहाँ की मिट्टी में बिखरे लाखों लाखों इंसान की जिंदगी सुनहरे सपनों और अधूरे अरमानों को बटोर कर यहाँ के प्राणियों के जीव कोश में भर देने की कल्पना मैंने की थी। मैंने कल्पना की थी हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की कंदराओं में अरुण तुम और सुनकोशी की संगम पर एक विशाल डैम बनवाने के लिए पर्वत तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। लाखों एकड़ बंध्या धरती कोशी कवलित भरी हुई मिट्टी सस्य श्यामला हो उठेगी। कफन जैसे सफ़ेद बालू भरे मैदानों में धानी रंग की जिंदगी की बेलें लग जाएंगी। मकई के खेतों में घास गढ़ती हुई वे औरतें बेवजह हंस पड़ेंगी। मोती जैसे सफ़ेद दांतों की दुधिया चमक। आगे कवि कहते हैं, और तब मेरे दोस्तों को मजाक के लिए धानी रंग जिंदगी की बेल, मकई के खेत और दूधिया चमक कई शब्द मिल गए। समय और समय मेरे इन शब्दों के व्यंग्यवान से मुझे ही मर्माहत करने का अवसर वे नहीं खोते, और मैं हमेशा पूर्ववत हंसकर कभी आशा भरी कोई बहुत बड़ी बात अथवा किसी श्लोक या किसी पद को एक ऐसी ही पंक्ति में कह देना, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। आगे कवि कहते हैं, इसलिए जब सचमुच एक दिन कोशी योजना का आयोजन होने लगा, मैं अपने को जब्त नहीं रख सका। दूने उत्साह से अपना उपन्यास पढ़ती पड़ी कथा में हाथ लगा दिया। उपन्यास लिखने के दौरान पहाड़ों की कंदराओं में तपस्यालीन देवगणों को बार बार जाकर देखा था। मेरा नया तीर्थ 12 क्षेत्र जहां आदमी लड़ रहे थे। बड़े बड़े टनल में पहाड़ काटने वाली पहाड़ी जवानों से बात करके धन्य हो जाता। अरुण तिमूर और सुनकोशी के संगम पर बैठकर पानी मापने वाले सिल्ट के परीक्षा करने वाले विशेषज्ञों को श्रद्धा तथा भक्ति से प्रणाम करके लौट आता। हर बार नई आशा की रंगीन किरण लेकर लौटता। आगे कवि कहते हैं, मेरा उपन्यास समाप्त हुआ, फिर प्रकाशित हुआ, किंतु उस समय कोसी प्रोजेक्ट परीक्षा निरीक्षा के स्तर पर ही चल रहा था। अतः मेरे कृपालु मित्रों को इस बार मजाक का ही नहीं बहस का भी विषय मिला। आगे कवि कहते हैं कि धूसर वीरान अलहीन प्रांतर अंतहीन प्रांतर पतिता भूमि परती जमीन बंध्या धरती, धरती ही नहीं धरती की लाश, जिस पर कफन की तरह फैली हुई बालूचनों की पंक्तियाँ। पढ़ती पड़ी कथा का प्रारंभ इन्हीं शब्दों से हुआ। आगे कवि कहते हैं, और अंत हुआ है इन पंक्तियों से। पर्दे पर धीरे धीरे बादामी छाया छा जाती है। वीरान धरती का रंग बदल रहा है धीरे धीरे। हरा, लाल, पीला, बैगनी, हरे भरे खेत, पड़ती पर रंग की लहरें बांसुरी रंगों को सुर प्रदान कर रही है। अमृत हास्य पड़ती पर अंकित हो रहा है। आसन्न प्रसवा पड़ती हंसकर करवट लेती है। आगे कवि कहते हैं, बाद में मुझे लगा कि मैंने अतिरिक्त उत्साह में संभवतः बहुत बढ़ चढ़कर बातें कह दी है। मित्रों की बातों पर मेरे कानों के आसपास रह रह कर गूंज जाती। भाई साहब, कागज़ पर रंग की लहरें लहराना और अमृत हास्य अंकित करना बहुत आसान है, पड़ती पर नहीं। अभी कोशी प्रोजेक्ट का कब ही शुरू नहीं हुआ और आप हरे भरे खेत देखने लग गए। सावन के अंधे पड़ती धरती को सींच कर भी खेती संभव नहीं हो।
तब आपकी करवट लेती ईशान्य प्रसवा धरती के स्वप्न का क्या होगा? आपके वे सपने मिट्टी में बिखरे बिखरे ही रह जाएंगे। आगे कवि कहते हैं, किंतु इन सारी निराश वाणियों के बावजूद अंततः मेरे मन के कोने में प्रतिष्ठित दृढ़ विश्वास का स्वर कवि चंडी दास के सुर में मुखरित होता। सुन रे मानिश भाई, सुन रे मानिश भाई, शावरी ऊपर मानुष सत्य तार पर ऊपर कछुनाए। सुन रे मानिस भाई, शावरी ऊपर मानुष सत्य तार ऊपर की छुनाए। सुनो हे मनुष्य भाइयों, सबके ऊपर मनुष्य ही सत्य है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। आगे कवि कहते हैं, 3 साल पहले की बात है, गांव पहुंचकर एक नई दिलचस्प कहानी सुनने को मिली। हमारे गांव का एक कर्मठ आदमी 10-12 साल पहले गांव छोड़कर पूरब मुल्क बंगाल की ओर कमाने गया और पहले वह छठे छमाही होली दिवाली में गांव आता था, लेकिन पिछले 8 साल से वह गांव नहीं आया, इधर बस गया था। गांव में 1-1.5 बीघा ज़मीन थी, उसी को बेचने के लिए वह 8 साल बाद लौट आया। स्टेशन पर उतरकर उसने अपने गांव की पगडंडी पकड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपने गांव की ओर निहार कर कहा, निगाह दौड़ाई विशाल पड़ती के उस छोर पर उसका गांव, लेकिन यह क्या, यहाँ पड़ती कहाँ है? उसे लगा वह रास्ता भूलकर दूसरी ओर आ गया है। जहाँ तक नज़र जाती धान के खेत लहरा रहे हैं, चारों ओर हरियाली है, नहर, आहर, पैन, पुलिया, बांध, यह कहाँ आ गया वह? उसको विश्वास हो गया कि वह नींद में उगता हुआ किसी दूसरे स्टेशन पर उतर गया है। वह स्टेशन लौट आया और चिंतित होकर पूछने लगा कि क्या यह वही स्टेशन है? तो उसका गांव कहाँ चला गया, किधर चला गया? इसलिए गांव के लड़कों ने इस आदमी का नया नाम दिया सुदामा, और उसको देखते ही लोग गुनगुनाने लगते हैं, सुदामा मंदिर देखी डरियो, सुदामा मंदिर देखी डरियो। सो गांव को हमेशा छोड़कर पूरब मुल्क बंगाल में बस जाने वाला सुदामा जी ने तब जमीन बेचने का इरादा बदल दिया। आगे कवि कहते हैं कि बंगाल में बसे परिवार को उठाकर फिर गांव ले आए। पिछली बार 1.5 बीघा ज़मीन में 30 मन लरमा रोजो मैक्सिकन गेहूं पैदा करने के बाद संकर मकई और मकई के बाद IR8 धान उगाए उन्होंने। इस अभिनव सुदामा चरित्र के बाद अंचल की प्रगति और परिवर्तन के बारे में और कहा जाए क्या? जिस धरती पर कभी दूब हरी नहीं होती थी, वहाँ धान और गेहूं की बालियाँ झूमती, नहरों के जाल बिछ गए हैं, परती का चप्पा चप्पा हंस रहा है। सिंचाई, रासायनिक खाद और उन्नत बीज की महिमा से बंध्या धरती अन्नपूर्णा ही नहीं परिपूर्णा हो गई है। जिस दिन हमारे खलिहान पर गेहूं की पहली फसल कटकर आई, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। मैंने बालियों को सिर से छुलाकर मूल मंत्र का जाप किया, फिर अपने दोनों उपन्यासों की निजी प्रतियां निकाल लाया और उनके अंतिम पृष्ठों पर लिख दिया। लाखों एकड़ कोशी कवलित मरी हुई मिट्टी शस्य श्यामला हो उठी है। कफन जैसे सफ़ेद बालू भरे मैदानों में धाने रंग की जिंदगी बैलें लग गई हैं। मकई के खेतों में घास गढ़ती औरतें सचमुच बेवजह हंस पड़ती हैं। सारी धरती मानो इंद्रधनुषी हो गई है। आगे कवि कहते हैं, दिन फिरे हैं किसानों के, दिन फिरे हैं किसानों के, खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं। सब मिलाकर एक स्वप्न लोक सृष्टि साकार हो गई है। चारों ओर अमृत हास्य, एक हरी क्रांति अपनी पहली मंजिल पर पहुंचकर सफल हुई है। सपने सच भी होते हैं और अपने भी। जिन्हें विश्वास न हो वे स्वयं आकर देख जाएं, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर किस तरह फैल रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। धन्यवाद। यह रचना फणीश्वर नाथ रेणु जी का है।